everyone, you are welcome to my channel NM Creative Learning। आज की इस वीडियो में हम क्लास 7th की न्यू सोशल साइंस बुक एक्सप्लोरिंग सोसाइटी इंडिया एंड बियॉन्ड के चैप्टर 4 को पढ़ने जा रहे हैं। न्यू बिगनिंग्स, सिटीज़ एंड स्टेट्स। नई शुरुआत, शहर और स्टेट्स। लेसन को पढ़ने से पहले हम यहाँ देख रहे हैं कि एक कोट दी गई है जो कि कौटिल्य, जिन्होंने बड़ी फेमस बुक अर्थशास्त्र लिखी है। द किंगडम शेल बी प्रोटेक्टेड बाय फोर्टिफाइंग द कैपिटल। कैपिटल पे किलेबंदी करके किंगडम को सुरक्षित किया जाएगा और टाउन्स को भी। एट द फ्रंटियर्स, सीमाओं पर, अर्थात सीमाओं पर कैपिटल और जो टाउन्स हैं उनकी किलेबंदी करके वहाँ पे किले बनाकर उसे प्रोटेक्ट किया जाएगा। द लैंड शुड नॉट ओनली बी कैपेबल ऑफ सस्टेनिंग द पॉपुलेशन। जो लैंड है वो केवल यही नहीं कि पॉपुलेशन को ही सपोर्ट करे, बट ऑल्सो आउटसाइडर्स इन टाइम्स ऑफ कैलामिटीज़। कैलामिटीज़, डिजास्टर्स। जब कोई आपदा आए तो जो आउटसाइडर्स हैं उनको भी सस्टेन कर सके। इट शुड बी ब्यूटिफुल। किंगडम ब्यूटीफुल होना चाहिए। बीइंग इंडोव्ड विद कल्टीवेबल लैंड, और वहाँ पर जिस पे खेती की जा सके ऐसी लैंड होनी चाहिए। माइंस यानी कि खान जिसे कहते हैं, टिम्बर फॉरेस्ट होने चाहिए, एलिफेंट फॉरेस्ट होने चाहिए, एंड गुड पास्चर्स रिच इन कैटल। पास्चर कहते हैं ग्रास लैंड को, और अच्छे ग्रास लैंड होने चाहिए जो जिनमें काफ़ी सारे एनिमल्स हों। कैटल कहते हैं एनिमल्स को। इट शुड नॉट डिपेंड ओनली ऑन रेन फॉर वाटर, और वो वाटर के लिए केवल रेन पर ही डिपेंड ना हो। इट शुड हैव गुड रोड्स, वहाँ अच्छी रोड्स होनी चाहिए, वाटरवेज होने चाहिए। इट शुड हैव ए प्रोडक्टिव इकोनॉमी, और जो वहाँ की अर्थव्यवस्था है, इकोनॉमी है, वो प्रोडक्टिव होनी चाहिए, अर्थात वहाँ पे नई नई चीज़ें बननी चाहिए। विद ए वाइड वैरायटी ऑफ कमोडिटीज़, और बहुत सारी जो कमोडिटी कहते हैं जो चीज़ आप बेच सकते हैं, खरीद सकते हैं, उसकी काफ़ी वैरायटी होनी चाहिए। तो इस प्रकार से इकोनॉमी को लेके ये कौटिल्य के विचार हैं। फिगर है 4.1। इसमें रूइंस ऑफ ए मेजर स्ट्रक्चर। रूइंस क्या होता है? खंडहर को कहते हैं। ऑफ ए मेजर स्ट्रक्चर एट राजगृह, जिसे कि आजकल मॉडर्न डे में उसका नाम है राजगीर, और ये बिहार में जगह है। तो यहाँ पर एक जो भी यहाँ पर स्ट्रक्चर होगा, बना हुआ होगा, उसके अवशेष हैं, खंडहर हैं। व्हेन इट वॉज द कैपिटल ऑफ द मगध महाजनपद, और ये जगह जो मगध महाजनपद था उसकी कैपिटल थी। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि जो यहाँ की रिच कल्चर को बताता है। द बिग क्वेश्चंस, इनके आंसर आप तभी दे पाएंगे जब आप लेसन को पढ़ लेंगे। व्हाट इज मेंट बाय सेकेंड अर्बनाइजेशन ऑफ इंडिया। अर्बनाइजेशन क्या होता है? अर्बन कहते हैं शहर को, शहरीकरण। तो इंडिया में सेकेंड अर्बनाइजेशन क्या था, कब शुरू हुआ था? अब क्वेश्चन ये आता है कि जो फर्स्ट अर्बनाइजेशन था वो कब हुआ था? वो आपने पहले इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में पढ़ा है, तो तब वहाँ की सिविलाइजेशन भी काफ़ी एडवांस थी। तो वो फर्स्ट अर्बनाइजेशन था इंडिया का। लेकिन धीरे धीरे करके वो सब चीज़ें ख़त्म होने लगी, लोग जाने लगे, उसका डिक्लाइन शुरू हो गया। तो सेकंड कब शुरू हुआ और कहाँ से इसकी शुरुआत हुई, ये आप इस चैप्टर में पढ़ेंगे। वाई वर द जनपदाज एंड महाजनपदाज एन इम्पोर्टेंट डेवलपमेंट इन इंडियाज अर्ली हिस्ट्री। इंडिया की अर्ली हिस्ट्री में जनपद थे, महाजनपद थे, तो वो इम्पोर्टेंट क्यों थे डेवलपमेंट के हिसाब से? व्हाट काइंड ऑफ सिस्टम ऑफ गवर्नेंस डिड दे इवॉल्व। गवर्नेंस का मतलब क्या होता है? शासन करना, राजकाज करना, राज चलाना। तो उन्होंने
किस प्रकार का सिस्टम इवॉल्व किया था, यानी कि बनाया था। इन सब के हमें आंसर्स लेसन को पढ़ के मिलेंगे। चलिए देखते हैं लेसन। लेट अस रिकॉल दैट इन द अर्ली सेकेंड मिलेनियम BCE, कि सेकेंड मिलेनियम BCE के शुरुआत में, दैट इज़ ओवर ए फ्यू सेंचुरीज आफ्टर 2000 BCE, जो कि 2000 BCE के शुरुआत के कुछ सेंचुरीज थी। द इंडस, हड़प्पन, सिंधु सरस्वती सिविलाइजेशन, ये तीनों एक ही सिविलाइजेशन के नेम हैं, विच वी कॉल्ड इंडियाज फर्स्ट अर्बनाइजेशन। इसी को फर्स्ट अर्बनाइजेशन का नाम दिया गया। हम सेकेंड अर्बनाइजेशन पढ़ने जा रहे हैं। डिसइंटीग्रेटेड, और ये डिसइंटीग्रेट हो गया, अर्थात ये अखंडित हो गया, ये टूटने लगा, बिखरने लगा। अब यहाँ पर ये आपको बात समझने वाली है कि जो अर्ली सेकेंड मिलेनियम था BCE, वो कैसे हम कैलकुलेट करते हैं। मैं यहाँ पर टाइम लाइन बताती हूँ, वैसे आपने क्लास 6 में पढ़ी है। ये पॉइंट है, ये बर्थ ऑफ जीसस क्राइस्ट है, जीसस क्राइस्ट। और आज जो ईयर है ये है 2026। तो मान लीजिए यहाँ तक ये 2000 ईयर हुए, और यहाँ पर ये 2026, यहाँ तक ये 1000 हुए। इसे कहेंगे CE, कॉमन एरा इसको बोलते हैं। और जब हम इधर की तरफ काउंट करेंगे तो ये वाले 1000 क्या कहलाएंगे, BCE, बिफोर कॉमन एरा। और यहाँ फिर कहलाएगा ये 2000 BCE, यानी कि जीसस क्राइस्ट के बर्थ से 2000 ईयर्स पहले। आज की बात करेंगे तो कितने हो गए, ये 4026 ईयर्स हो गए। जितना भी हम जीसस क्राइस्ट के बर्थ से पहले की तरफ जाएंगे तो वो उल्टे में बढ़ते चले जाते हैं। जितना ज़्यादा टाइम होगा उतना पुराना होगा। और जो हम जीसस क्राइस्ट के बाद वाले ईयर करेंगे इस साइड में, तो ये आगे की तरफ बढ़ते हैं, ये बैकवर्ड और ये फॉरवर्ड बढ़ते हैं। तो जब हम इन द अर्ली सेकेंड मिलेनियम BCE की बात कर रहे हैं तो हम इन वाले ईयर्स की बात कर रहे हैं। ये इसके पहले कुछ सेंचुरीज में, शुरुआत में यहाँ पर जो इंडस वैली सिविलाइजेशन थी वो डिसइंटीग्रेट होना शुरू हो गई, अर्थात उसका डाउनफॉल शुरू हो गया। लोग वहाँ से जाने लगे कहीं और वो शहर अब उस रूप में नहीं रहे जितने की पहले थे, इंडस वैली सिविलाइजेशन के समय में थे। आई थिंक कि ये बात आपको क्लियर हो गई होगी। सम ऑफ इट सिटीज़ वर अबैंडन, कुछ लोग तो सिटीज़ को छोड़कर चले गए, अबैंडन का मतलब छोड़ दिए। इन अदर्स, और दूसरे शहरों में, सम पीपल कॉन्टिन्यूड लिविंग देयर, कुछ लोग वहाँ पर रहते रहे, जैसे कुछ लोग जाने में इंटरेस्टेड होते ही नहीं कहीं भी, बट रिवर्टिंग टू ए रूरल और विलेज लाइफ स्टाइल। रिवर्टिंग का मतलब है वापस आना, लौटना, रिवर्स कर लेना। लेकिन अब वो सिटी लाइफ नहीं बल्कि रूरल और विलेज लाइफ स्टाइल में शिफ्ट हो गए थे। दे हैड टू सिंस ऑल द कंपोनेंट्स ऑफ द हड़प्पन अर्बन ऑर्डर हैड डिसअपियर्ड। उन्हें ऐसा करना पड़ा क्योंकि जो भी हड़प्पन अर्बन ऑर्डर से मतलब है सिस्टम के कंपोनेंट थे, चीज़ें थी, रहने का लाइफ स्टाइल था, वो सब गायब हो चुके थे। एलाबरेट स्ट्रक्चर, बड़े बड़े स्ट्रक्चर्स, बोथ प्राइवेट एंड पब्लिक, चाहे वो प्राइवेट थे या पब्लिक थे, क्राउडेड स्ट्रीट, भीड़ वाली सड़कें थी, बिजी मार्केट थे, डिफरेंट कम्युनिटीज़ थी, जिसमें कि स्पेशलाइज्ड ऑक्यूपेशन से, जैसे आजकल स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स होते हैं, और जैसे मेटल स्मिथ, पोर्टर्स, बिल्डर्स, वीवर्स यानी कि बुनकर, क्राफ्ट्स पीपल एंड सो ऑन। तो जो स्पेशलाइज्ड ऑक्यूपेशन थे वो भी गायब हो चुके थे। राइटिंग सिस्टम, जो लिखने का सिस्टम था, सैनिटेशन सिस्टम, क्लीनलीनेस का सिस्टम था, द प्रेजेंस ऑफ एन एडमिनिस्ट्रेशन, और शासन करने का एक सिस्टम था। बिहाइंड इट ऑल, इन सब के पीछे
ए लार्जर स्टेट स्ट्रक्चर विद ए रूलिंग क्लास एट द हेड, और एक जो रूलिंग क्लास का स्ट्रक्चर था स्टेट का, वो सब भी छोड़ चुके थे। यहाँ पे लिखा है ना, सिंस ऑल द कंपोनेंट्स ऑफ द हड़प्पन ऑर्डर हैड डिसअपीयर्ड, सारे गायब हो चुके थे। क्या क्या गायब हुआ था? ये सब चीज़ें गायब हुई थी। वो विलेज लाइफ स्टाइल में शिफ्ट हो गए थे, तो ना तो स्पेशलाइज ऑक्यूपेशन थे, ना सड़कें भीड़ वाली थी, ना बिजी मार्केट थी, और ना ही कोई सैनिटेशन सिस्टम था, ना राइटिंग सिस्टम था। एडमिनिस्ट्रेशन भी की भी प्रेजेंस कोई नहीं थी कि कैसे शासन चलाना है, तो सब गायब हो चुका था। एंड फॉर ए होल मिलेनियम, और पूरे एक मिलेनियम में, यानी कि 1000 ईयर्स में, मिलेनियम क्या होता है? 1000 ईयर्स का टाइम, अर्बन लाइफ रिमेन्ड एब्सेंट फ्रॉम इंडिया, जो शहरी लाइफ था वो इंडिया से बिल्कुल गायब रहा। दो देयर मे हैव बीन ए फ्यू टाउन्स हेयर एंड देयर इन नॉर्थ इंडिया, हाँ ये अलग बात है कि नॉर्थ इंडिया में जिधर हिमालयाज है, जम्मू एंड कश्मीर है, वहाँ पर कुछ थोड़े बहुते टाउन्स शायद रहे होंगे। अब ये यहाँ पर गंगेटिक प्लेन दिखाया है। द फर्टाइल गंगेटिक प्लेन्स हेल्प द महाजनपदास टू ग्रो एंड प्रॉस्पर। जो ये गंगेटिक प्लेन है, आप ये ग्रीन कलर में देख रहे हैं, जो गंगा रिवर से बना है, इसने महाजनपदों को आगे बढ़ने में, ग्रो करने में, समृद्ध होने में बहुत ज़्यादा हेल्प करी, क्योंकि यहाँ की लैंड फर्टाइल थी इसलिए। इंडीड देयर वर इम्पोर्टेंट रीजनल कल्चर्स, हाँ कुछ अलग अलग रीजन की कल्चर जरूर थी, विच वी नीड नॉट स्टडी हेयर, जिन्हें हमें यहाँ पर पढ़ने की जरूरत नहीं है। देन इन द फर्स्ट मिलेनियम BCE, जो फर्स्ट मिलेनियम BCE था, ए वाइब्रेंट न्यू फेज ऑफ अर्बनाइजेशन बिगेन इन द गंगा प्लेन्स, जो गंगा प्लेन्स से वहाँ पर अर्बनाइजेशन की शुरुआत हुई। कौन से ईयर की बात हो रही है? ये बात हो रही है इन वाले ईयर्स की। ये 2000 BCE से डिसअपियर होना शुरू हुआ था यहाँ से, और फिर 1000 BCE से शुरुआत हुई अर्बनाइजेशन की। पार्ट्स ऑफ द इंडस, यानी कि सिंधु बेसिन एंड द नेबरिंग रीजन्स ग्रेजुअली स्प्रेडिंग टू अदर पार्ट्स ऑफ द सब कॉन्टिनेंट। आप यहाँ पर कुछ रीजन्स देखेंगे, यहाँ पर सिंधु रिवर है, इस जगह देखिए आप, ये सिंधु रिवर है यहाँ से जो आ रही है, तो इसके कुछ पार्ट्स में ये इसकी और ट्रिब्यूटरीज हैं यहाँ पर, तो यहाँ से सिविलाइजेशन की फिर दोबारा से कुछ होनी शुरू हुई। हाउ डू वी नो दिस? अब क्वेश्चन ये होता है कि ये बातें हमें पता कैसे चलती हैं। मेनली ये इम्पोर्टेंट चीज़ है यहाँ पर, ये इम्पोर्टेंट फैक्टर है, इसको याद रखिए कि हमें एंशियंट कल्चर के बारे में आखिर पता कैसे चलता है। मेनली फ्रॉम 2 सोर्सेज, एक तो है आर्कियोलॉजिकल एक्सकेवेशंस। एक्सकेवेशंस क्या होता है? खुदाई। जो लोग हिस्ट्री की स्टडी करते हैं, पुरानी चीज़ों की स्टडी करते हैं, तो वो ज़मीन की खुदाई करवा के वहाँ से जहाँ उन्हें लगता है कि यहाँ पे ऐसा रहा होगा, वहाँ एक्सकेवेशन करवाते हैं। और इस एक्सकेवेशन में जो चीज़ें निकली, जो वहाँ पर स्ट्रक्चर के खंडहर निकले, दैट हैव कन्फर्म्ड द एग्जिस्टेंस ऑफ दोज एंशियंट अर्बन सेंटर्स। उन चीज़ों ने इस बात को कन्फर्म किया कि यहाँ पर एंशियंट समय में अर्बन सेंटर्स थे, यानी कि शहर के केंद्र थे। और सेकंड है एंशियंट लिटरेचर, यानी कि जो प्राचीन साहित्य है जिसमें ये सब चीज़ें डिस्क्राइब की गई हैं, जैसे लेट वैदिक लिटरेचर है, बुद्धिस्ट लिटरेचर है, जैन लिटरेचर्स है, आर फुल ऑफ रेफरेंसेस टू दीज न्यू अर्बन सेंटर्स। क्लास 6 में आपने पढ़ा है कि कैसे जैनिज्म, बुद्धिज्म, ये सब BCE में
कोई 500 BCE में, कोई 600 BCE में ये ग्रो होना शुरू हुए थे। तो इनके लिटरेचर में इस तरह की बातें लिखी हुई हैं कि किस प्रकार की वहाँ पर सिविलाइजेशन थी, कल्चर थी। दिस न्यू फेज इज ऑफन कॉल्ड इंडिया सेकेंड अर्बनाइजेशन। जो ये न्यू फेज शुरू हुआ था, यानी कि जहाँ से नए शहरों की शुरुआत होना शुरू हुआ था। अपने यहाँ पर अभी पढ़ा यहाँ पर कि पहले तो एक दो शहर ही थे, ये पूरे 1000 ईयर्स तक ये एब्सेंट रहे हैं। और लेकिन उसके बाद फर्स्ट मिलेनियम से सेकेंड अर्बनाइजेशन की शुरुआत हुई है, अर्थात सेकेंड अर्बनाइजेशन। ये इसका चूँकि चैप्टर में मेन चीज़ है ये कि हम इसमें पढ़ेंगे, तो इसकी शुरुआत फर्स्ट मिलेनियम BCE से शुरू हुई है और मेनली गंगा प्लेन से शुरुआत हुई है। और यहाँ पर इंडस बेसिन, या बेसिन क्या कहलाता है, जहाँ रिवर शुरुआत होने के बाद जाकर समुद्र में मिलती है वो उसका बेसिन कहलाता है, जहाँ खत्म होती है वो। तो कैसे इस प्रकार से वहाँ पर नई शुरुआत हुई और लिटरेचर से, आर्कियोलॉजिकल एक्सकेवेशन से हमें ये सब बातें पता चली हैं। विच इंसिडेंटली हैज़ कॉन्टिन्यूड राइट अप टुडे। और जो आज तक, जो आज हमारा हम देख रहे हैं जिस प्रकार का जीवन जी रहे हैं, ये सेकेंड अर्बनाइजेशन का ही पार्ट है। लेट अस सी हाउ दिस फेस एमर्ज्ड। एमर्ज का मतलब होता है केम अप, शुरुआत हुई इसकी, कैसे शुरुआत, कैसे ये सामने आया। इस फेस में हम सबसे पहले पढ़ने वाले हैं जनपदाज एंड महाजनपदाज। टुवर्ड द एंड ऑफ द सेकेंड मिलेनियम BCE, जैसे जैसे सेकेंड मिलेनियम BCE खत्म होना शुरू हुआ, रीजनल कल्चर्स ग्रेजुअली रीऑर्गेनाइज देमसेल्व्स इन नॉर्दर्न इंडिया। अब सेकेंड मिलेनियम क्या था? सेकेंड मिलेनियम आप यहाँ से देखेंगे, ये सेकेंड मिलेनियम था। तो जैसे जैसे ये खत्म होना शुरू हुआ और फर्स्ट मिलेनियम शुरू हुआ, BCE की बात यहाँ पर हो रही है, तो तब से तो दोबारा से अपने आप को रीऑर्गेनाइज करना शुरू किया, नॉर्थ से शुरू हुई, नॉर्दर्न इंडिया से। एज पीपल फॉर्म्ड क्लैन्स, लोगों ने अपने क्लैन यानी कि वंश बनाने शुरू किए। क्लैन से मतलब ग्रुप। प्रोबेबली शेयरिंग ए कॉमन लैंग्वेज, और इनका आधार क्या था कि इनकी लैंग्वेज एक थी, कॉमन कस्टम, इनके रीति रिवाज एक थे। ईच क्लैन केम टू बी एसोसिएटेड विद ए टेरिटरी, और हर क्लैन एक एरिया से, टेरिटरी किसे कहते हैं, एरिया, जगह से जुड़ा हुआ था, और उसे ही जनपद कहा गया। लेड बाय ए राजा और रूलर, और उसका शासक कौन था? राजा था, जिसे रूलर कहते थे। जनपद इज ए संस्कृत वर्ड विच मीन्स वेयर द पीपल, यानी कि जन, हैव सेट फूड, यानी कि पद। जन का मतलब पीपल और पद का मतलब पैर, जहाँ लोगों ने अपने पैर रखे, यानी कि जिस वंश ने जहाँ पैर रखे वहीं बस गए, वहीं ग्रो होने लगे, वहीं उनका पूरा ग्रुप बन गया, एक लैंग्वेज बोलते थे, एक रीति रिवाजों को मानते थे, उसे कहा गया जनपद। दैट इज हैव सेटल डाउन, यानी कि बस गए थे। सेटल डाउन का मतलब बस गए। द जनपदाज ग्रू एज ट्रेड नेटवर्क्स एक्सपांडेड। एक्सपांडेड का मतलब बढ़ना, जैसे जैसे ट्रेड बढ़ा तो जनपद भी बढ़ते चले गए। एंड कनेक्टेड देम, और आपस में वो कनेक्ट हुए, कनेक्ट होते चले गए आपस में, तो तब इस प्रकार से वो ग्रो होते भी चले गए। बाय द 8th और 7th सेंचुरी BCE, 8th और 7th सेंचुरी BCE के आते आते सम ऑफ दोज अर्ली स्टेट्स हैड मर्ज टुगेदर, ये कुछ आपस में मिल गए। मैं टाइम लाइन यहीं बना देती हूँ, ये 0 है और ये 1000 है और ये 2000 है, तो ये BCE का पीरियड है पूरा। तो यहाँ पर किसकी बात हो रही है कि बाय द 8th और 17th सेंचुरी BCE। तो यहाँ से अगर आप देखेंगे, मान लीजिए यहाँ से ये 10 है, ये 900 हुआ, ये 800 हुआ, ये 700 हुआ, ये 600 हुआ, 500, 400, 300, 200, और ये यहाँ पर 0 हो गया। तो यानी कि 8th और 7th सेंचुरी में, ये 8th और यानी कि इस समय में
यहाँ पर ये अर्ली स्टेट आपस में मिलने लगे, द रिजल्टिंग बिगर यूनिट्स, और वो अब क्लैन मिलके बड़े जनपद बड़े होके और बड़े बन गए और उन्हें कहा गया महाजनपद। ऑल्दो द टेक्स्ट हैव डिफरेंट लिस्ट ऑफ देम, टेक्स्ट का मतलब यहाँ पर होता है बुक्स में जो मैटर लिखा हुआ है उनमें अलग अलग लिस्ट हैं इन महाजनपदों की। द मोर फ्रिक्वेंट लिस्ट गिव द नेम और 16 महाजनपदात, लेकिन जो बार बार लिस्ट आई है उसमें कितने जनपद महाजनपद थे? 16। ये महाजनपद की बात हो रही है। एक्सटेंडिंग फ्रॉम गांधार इन द नॉर्थ वेस्ट, ये नॉर्थ वेस्ट में गांधार से शुरू हुए थे, अभी मैं मैप दिखाती हूँ आपको, टू अंगा इन द ईस्ट एंड टू अशमका इन द सेंट्रल इंडिया। चलिए पहले हम मैप देख लेते हैं। यहाँ एक मैप दिया हुआ है, ये है आपका गांधार और ये है यहाँ पर अंगा, तो ये यहाँ से यहाँ तक फैला, और अशमका और ये अशमका तक, तो मतलब ये आपस में मर्ज होने लगे और ये इतने बड़े एरिए में फैल गए। और ये सारे 16 थे जो आपने वहाँ पर देखे हैं, क्लोज टू द गोदावरी रिवर। और ये कहाँ तक फैले? सेंट्रल इंडिया में शमाका, जहाँ पर गोदावरी रिवर बहती है। ये मैप में आपको गोदावरी रिवर भी यहाँ पर दिखेगी। तो यहाँ पर ये गोदावरी रिवर यानी कि दी हुई है, तो इस प्रकार से ये यहाँ तक पूरा एरिया फैला हुआ था। देयर में हैव बीन ए फ्यू मोर, कुछ और थोड़े से भी और भी होंगे, अलॉन्ग विद सम स्मॉलर जनपदास, जिसमें कि अभी भी कुछ छोटे छोटे जनपद थे, कॉन्टिन्यूइंग इंडिपेंडेंटली, और वो इंडिपेंडेंट मतलब वो आपस में मर्ज नहीं हुए थे। मर्ज का मतलब मिलना, वो मर्ज नहीं हुए थे, वो अपने इंडिपेंडेंट थे, बिल्कुल अलग स्वतंत्र। अब यहाँ पर पहले हम सारे इन जितने भी महाजनपद थे उनको जरा हम देख लेते हैं। यहाँ पर ये आपको देखिए, ये गांधार है, ये इनकी कैपिटल्स लिखी हुई हैं, ये कंबोजा है, ये कुरु है, ये मत्स्य है, ये पांचाल है, कोसला है, मल्ला है, और यहाँ पर छेदी है, ये अवंती है, ये मगध है, ये अंगा है, ये विरजा है, और ये अशमाका है। तो ये सारे के सारे क्या थे? ये महाजनपद थे। द मोस्ट पावरफुल ऑफ दीज न्यू स्टेट्स वर मगध, कोसला, वत्स और अवंती। ये चार सबसे ज़्यादा फेमस थे। तो इनकी क्या हम कैपिटल्स को देख सकते हैं? चलिए हम चारों की कैपिटल्स को देखते हैं। यहाँ पर पहले हम इसमें देखते हैं कि मगध कहाँ पर है। तो मगध यहाँ पर है और इसकी कैपिटल है राजगृह। और दूसरा था यहाँ पर जो सबसे ज़्यादा फेमस थे, कोसला, वत्सा और अवंती। अवंती ये है, कोसला ये है और वत्स ये है। तो कोसला यूपी है आज का, यहाँ श्रावस्ती नाम की जगह है और इसकी कैपिटल उज्जैनी है। अवंती उज्जैन भी आज बड़ा शहर है एक, और ये वत्स है जिसकी कैपिटल थी कौशाम्बी। ये एक तरीके से यूपी के पार्ट्स हैं। ऑल्सो हाउ मैनी कैन यू मैच विद इंडियन सिटीज़ ऑफ टुडे। और ये जैसा मैंने बताया कि इंडियन सिटीज़ आज भी उज्जैनी की उज्जैन है और श्रावस्ती अभी भी है। तो इस तरीके से आज ये शहरों से जुड़े हुए हैं। कंपेयर दिस मैप विद द मैप ऑफ द रीजन्स मेंशन इन द महाभारत 5.4 इन द चैप्टर इंडिया, दैट इज़ भारत। उसमें फिगर 5.4 है, वहाँ से जो क्लास 6 में आपने पढ़ी है ये, तो उससे इसको कंपेयर करिए एंड लिस्ट द नेम्स कॉमन टू बोथ मैप। दोनों मैप में कौन से कॉमन है, एक जैसे हैं, वो लिखिए। व्हाट डू यू थिंक दिस इम्प्लाइज, और इसका मतलब क्या है। द मैप 4.3 शोज द महाजनपदास कैपिटल्स। इसमें महाजनपद की कैपिटल भी दिखाई हैं। मोस्ट वर फेयरली लार्ज वेल फोर्टिफाइड सिटीज़, ज़्यादातर काफ़ी फेयरली काफ़ी लार्ज बड़े वेल फोर्टिफाइड, जिनमें किले भी थे, किलेबंदी थी पूरी, ऐसे शहर थे ये। विद ए मोट, मोट क्या होता है? एक गहरी चौड़ी खाई होती है जो कि किले के चारों तरफ होती है और साथ में शहर के चारों तरफ भी होती थी,
और जिसे वाटर से भरा हुआ होता था। कई बार उसमें मगरमच्छ छोड़ दिए होते थे, तो जो कोई एनिमी अटैक करता था तो उसके लिए शहर में एंटर करना या किले के अंदर एंटर करना बहुत मुश्किल होता था। तो आप यहाँ पर मैंने पिक्चर भी दिखाई है, इसमें आप देख सकते हैं ये किले के चारों तरफ बनी हुई होती थी। रनिंग आउटसाइड द फोर्टिफिकेशन, किले के चारों तरफ होती थी। एज फर्दर डिफेंस, ये सुरक्षा का तरीका था। ओफन अक्सर द गेट वेज थ्रू द रैम्पर्ट वॉल्स, रैम्पर्ट वॉल्स का मतलब होता है जो किले की चार दीवारी होती है। आप लाल किला देखेंगे तो अगर आप वहाँ बस से जाते हैं तो जो बाहर आपको दीवार दिखती है वो रैम्पर्ट है। वुड बी डेलिबरेटली केप्ट नैरो, तो ये जानबूझ के कम चौड़ी होती थी। सो गार्ड्स में कंट्रोल द मूवमेंट ऑफ पीपल एंड गुड्स एंटरिंग और लिविंग द सिटी, ताकि जो वहाँ पर गार्ड होते थे वो लोगों के चलने फिरने को और सामान यानी कि माल जो शहर में आ रहा है, शहर से जा रहा है, जो लोग आ रहे हैं जा रहे हैं, उनको कंट्रोल कर सके। इट इज़ फैसिनेटिंग, फैसिनेटिंग का मतलब होता है आकर्षक, इंटरेस्टिंग। टू नोट, ये ध्यान देना बहुत ही आकर्षक है, दैट मोस्ट ऑफ दोज एंशियंट कैपिटल्स कंटिन्यू टू बी लिविंग सिटीज टुडे, कि ये प्राचीन शहर आज भी शहर हैं, बहुत लोग यहाँ पर रहते हैं। जैसे इंद्रप्रस्थ दिल्ली, दिल्ली देखिए कैपिटल ऑफ इंडिया है, उज्जैन है, कितना बड़ा शहर है, आज भी यहाँ पर लोग रहते हैं। मॉडर्न सिटीज़ एंड दैट आर ओपन 2005 ईयर्स ओल्ड, आप कुछ समझ सकते हैं क्योंकि ये 6th और 7th सेंचुरी से शुरुआत हुई, तो 2500 साल पुराने हैं ये शहर। तो आप समझ सकते हैं कि इन्होंने कितना इतिहास देखा है। अब पढ़ते हैं हम अर्ली डेमोक्रेटिक ट्रेडिशंस। पहले किस प्रकार की डेमोक्रेटिक ट्रेडिशंस थी? ईच जनपद हैड एन असेंबली और काउंसिल, हर एक जनपद में एक असेंबली होती थी, उसे ही काउंसिल भी कहते थे, आज भी होती हैं। तो जैसे एमएलए होते हैं, और तो उसकी फुल फॉर्म क्या होती है? मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, या एमएलसी होते हैं, कुछ स्टेट में होते हैं ये, तो मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल। तो कहने का मतलब जो पहले असेंबली या काउंसिल होती थी आज भी हैं, वो दूसरे रूप में है, और उन्हें सभा कहते थे या समिति कहते थे। वेयर मैटर्स कंसर्निंग द क्लैन, क्लैन का मतलब वंश, वुड बी डिस्कस, जहाँ पे वो पूरे ग्रुप के जो भी मैटर्स होते थे उन्हें डिस्कस करते थे। आज आपकी विधानसभा होती है जहाँ एमएलए बैठते हैं, आपके एरिया का एमएलए कौन है उसे देखिए, तो एक तरीके से आज ये नेता चुने जाते हैं, तो ये भी तो जाके वहाँ पर सारे बातों को डिस्कस करते हैं ना। तो ऐसा ही उस समय होता था। रिमेंबर फ्रॉम द चैप्टर ऑन इंडियाज कल्चरल रूट्स दैट द वर्ड सभा एंड समिति फर्स्ट अपीयर इन द वेदास, और इनका जिक्र कहाँ आया? वेदों में आया है। इंडियाज मोस्ट एंशिएंट टेक्स्ट, इंडिया की सबसे पुरानी किताबें हैं। वी मे एज्यूम, तो हम ये बात मान सकते हैं, एज्यूम का मतलब मानना, दैट मोस्ट ऑफ द मेंबर्स वर एल्डर्स इन द क्लैन, कि आजकल तो इलेक्शन होता है, यंग लोग भी इलेक्शन में खड़े होते हैं, लेकिन उस समय जो बड़े हो लोग होते थे, एल्डर्स होते थे, वो ही मेंबर्स होते थे सभा के, यानी कि क्लैन के। द राजा वॉज नॉट एक्सपेक्टेड टू रूल इंडिपेंडेंटली और आर्बिट्रेरली, आर्बिट्रेटली का मतलब है अपनी मर्जी से, ये नहीं कि अपनी मन मर्जी से राज्य कर रहा है या इंडिपेंडेंट स्वतंत्र हो गया, ऐसा नहीं था। राजा ऐसे नहीं शासन कर सकते थे। ए गुड रूलर वो सपोज टू टेक द एडवाइस फ्रॉम दोज असेंबलीज, अच्छा रूलर, अच्छा राजा वही होता था जो अपनी असेंबली से सलाह ले। अपार्ट फ्रॉम द मिनिस्टर्स, मिनिस्टर्स के साथ साथ और जो शासन करने वाले एडमिनिस्ट्रेटर से, उनके अलावा जो क्लैन के और दूसरे मेंबर्स होते थे सभा के, उनसे भी सलाह ली जाती थी। इंडीड, सचमुच ही, अकॉर्डिंग टू सम टेक्स्ट, कुछ किताबों के अनुसार तो, एन इनकॉम्पिटेंट रूलर कुड बी रिमूव्ड बाय द असेंबली,
इनकॉम्पिटेंट किसे कहते हैं? अयोग्य, जिसमें काबिलियत ना हो। उसे रिमूव भी किया जा सकता था। रिमूव का मतलब हटाना। उसे असेंबली के द्वारा हटा भी दिया जाता था। ऑफ कोर्स वाइल सच मेंशंस आर सिग्निफिकेंट, ये सारी बातें बड़ी इंपॉर्टेंट हैं। इट डज नॉट मीन, लेकिन इसका मतलब ये नहीं दैट दिस वॉज एन एस्टेब्लिश्ड लॉ, कि ये एक स्थापित लॉ था, कि ऐसा होना ही है। लेट अस रिमेंबर, हमें याद रखना चाहिए दैट द डेटा वी हैव फॉर सच रिमोट पीरियड्स इज इनकम्प्लीट, कि जो भी डाटा हमें इन इतने पुराने पीरियड के बारे में अवेलेबल है वो अधूरा है, पूरा नहीं है। तो शायद हो सकता है इससे कुछ अलग भी होता हो। इन देयर पॉलिटिकल सिस्टम्स, अपने पॉलिटिकल सिस्टम्स में द महाजनपदास एक्सपांडेड द बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ द जनपदास, जो जनपद में बेसिक प्रिंसिपल चल रहे थे, आदर्श सिद्धांत चल रहे थे, महाजनपद ने भी उन्हीं को आगे बढ़ाया। एक्सपांडेड का मतलब है उन्हें फैलाना। सम वर इन इफेक्ट मोनार्कीज, और उनमें से कुछ मोनार्कीज के रूप में थे। मोनार्की क्या होता है? जहाँ पर राजाओं का रूल होता है, रूल ऑफ किंग्स और क्वींस, वो मोनार्की कहलाता है। इन द सेंस दैट द राजा वॉज द अल्टीमेट अथॉरिटी, अब मोनार्की में राजा ही सबसे मेन पावर होता है। अथॉरिटी का मतलब क्या होता है? पावर, सबसे बड़ी पावर राजा की होती है। सपोर्टेड बाय मिनिस्टर्स, जिसे कि मिनिस्टर्स सपोर्ट करते हैं। एन असेंबली ऑफ एल्डर्स, अभी आपने असेंबली के बारे में पढ़ा कि सभा होती है, समिति भी उसे कहा गया। तो वो जो कि एल्डर्स लोग होते हैं क्लैन के या ग्रुप के, तो वो उसमें होते हैं। तो उनकी असेंबली, एल्डर्स की असेंबली और मिनिस्टर्स का सपोर्ट राजा को मिलता है। हिज पोजीशन वॉज हेरिडिटरी, हेरिडिटरी का मतलब क्या होता है? कि राजा का जो बेटा है वही राजा बनेगा, इसे हेरिडिटरी कहते हैं। इन द सेंस दैट ए राजा वुड यूजुअली बी द सन ऑफ द प्रीवियस वन, कि राजा वही होगा जो कि पहले राजा का बेटा होगा। द किंग वुड कलेक्ट टैक्सेस और रिवेन्यूज, अब उसके काम क्या क्या थे? कि राजा ही टैक्स या रिवेन्यू, जिसे लैंड टैक्स कहते हैं, वो इकट्ठा करता था। उसी की ड्यूटी थी मेंटेन लॉ एंड ऑर्डर, कानून व्यवस्था को बनाए रखना। गेट इम्प्रेसिव फोर्टिफिकेशंस बिल्ट अराउंड देयर कैपिटल, और जो उनकी कैपिटल है, राजधानी है, उसके चारों तरफ बड़े पावरफुल इम्प्रेसिव किलेबंदी करवाना, फोर्टिफिकेशन करवाना। एंड मेंटेन एन आर्मी, और एक आर्मी सेना तैयार रखना। टू डिफेंड द टेरिटरी, अपने एरिए की सुरक्षा के लिए। और वेज वॉर विद द नेबरिंग वंस, या जो पड़ोसी राज्य हैं उनसे युद्ध करना। एज द केस में बी, तो यहाँ पर कई सारे राजा की ड्यूटीज़ दी गई हैं। नंबर 1 टैक्स इकट्ठे करना, नंबर 2 लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना, तीसरा फोर्टिफिकेशन करवाना, और नंबर 4 है आर्मी मेंटेन करना, वो टेरिटरी को बचाने के लिए अपनी, और पड़ोसियों से, जो पड़ोसी राज्य हैं उनसे युद्ध करने के लिए। मगध लोकेटेड इन पार्ट ऑफ टूडेज बिहार, जैसे भी आपने देखा कि मगध जहाँ आज बिहार है वहाँ पर है। कोसला इन पार्ट ऑफ टूडेज उत्तर प्रदेश, ये उत्तर प्रदेश के हिस्से में आता है कोसला। एन अवंती, जो कि आज का मध्य प्रदेश का हिस्सा है, और जिसे उज्जैनी भी कहा जाता था, उसकी कैपिटल उज्जैनी थी। वर अमंग द मोस्ट पावरफुल सच स्टेट्स, ये बहुत ही पावरफुल स्टेट थे। आप इसमें यहाँ पर देख सकते हैं, ये आपका यहाँ पर अवंती है यहाँ पर, और ये कोसला है जिसकी कि श्रावस्ती ये कैपिटल थी। तो ये मेन सारे के सारे राज्य थे। मगध का राजगिरी था, और आज इसका नाम है राजगिर, आज ये इस नाम से है।
However, at least 2 महाजनपदास, कौन कौन से थे ये? वज्जी, ये व्रिजी एंड द नेबरिंग मल्ला, हैड ए डिफरेंट सिस्टम। यहाँ पे अलग सिस्टम था। हम देख लेते हैं वज्जी कहाँ पर है और मल्ला कहाँ पर है। ये देखिए आप, यहाँ पर ये मल्ला है जिसका कुशीनारा जिसकी कैपिटल थी, और ये वृज्जी है जिसकी कैपिटल थी वैशाली। यहाँ का सिस्टम अलग था। कैसे अलग था? सभा और समिति हैड मोर पावर। जैसे कि आपने उसमें देखा, जो और दूसरे पहले वाले राज्य थे, किंगडम थे, वहाँ पर राजा की पावर ज़्यादा थी। लेकिन यहाँ वज्जी में और जो ये मल्ला है, यहाँ पर समिति और सभा को ज़्यादा पावर थी। टुक इम्पोर्टेंट डिसीजंस थ्रू डिस्कशन, ये सारे फैसले डिस्कशन करके लेते थे जो मेन होते थे। एंड इफ नेसेसरी थ्रू वोट भी करवाते थे कई बार अगर जरूरी हो तो, जैसे आज वोट होता है। सरप्राइजिंगली दिस इंक्लूडेड द सिलेक्शन ऑफ द राजा, इसमें राजा का सिलेक्शन भी शामिल था। दिस मीन्स, इसका मतलब ये, दोज महाजनपदास विच वर कॉल्ड गणा, जिन्हें गण भी कहते थे, जो जिनमें इस तरह से सभा की ज़्यादा पावर थी, इन्हें गण कहते थे या इनको संघ भी कहा जाता था। वर नॉट मोनार्कीज, ये मोनार्की नहीं थे। यहाँ पे राजा के पास अल्टीमेट पावर नहीं थी। देयर फंक्शनिंग माइट बी कॉल्ड डेमोक्रेटिक, इनकी फंक्शनिंग को डेमोक्रेटिक कहा जा सकता है, अर्थात जनता के द्वारा चुना हुआ, जैसे आज चुनती है जनता। सिंस मेंबर्स ऑफ द असेंबली वर द वंस टू सेलेक्ट द रूलर्स, क्योंकि असेंबली के जो मेंबर्स होते थे वही रूलर को, अर्थात अपने राजा को सेलेक्ट करते थे। एंड टेक मेजर डिसीजन, और जितने भी मेन डिसीजन होते थे वो लिए जाते थे। आप इसमें फ़र्क देख सकते हैं, यहाँ पर ज़्यादा पावर थी सभा समिति के पास, इम्पोर्टेंट डिसीजन भी यही लेते थे, और तो और राजा का सिलेक्शन भी ये सभा समिति ही करती थी। और इन ऐसे महाजनपद को गण कहा जाता था या संघ कहा जाता था। ये मोनार्की नहीं होते थे और ये डेमोक्रेटिक थे। इनफैक्ट यहाँ पर ये एक पिक्चर दी गई है, ruins ऑफ ए कॉम्प्लेक्स एट कौशाम्बी, कैपिटल ऑफ द वत्स महाजनपद। वत्स महाजनपद की कैपिटल कौशाम्बी का ये एक कॉम्प्लेक्स है जिसके कि खंडर यहाँ पर दिखाए गए हैं। आप वत्स को इसमें देख सकते हैं। यहाँ देखिए, आपको अब क्लियर दिखेगा इस जगह पर, ये है वत्स, ये वाला, और इसकी कैपिटल थी ये कौशाम्बी। इनफैक्ट वास्तव में स्कॉलर्स हैव ऑफन कॉल्ड देम अर्ली रिपब्लिक्स, जो विद्वान लोग हुए हैं उन्होंने इन गणों को, जो ऐसे राज्य थे जहाँ डेमोक्रेटिक सिस्टम था, इन्हें प्रारंभिक रिपब्लिक कहा है। एज दे आर इंडीड वन ऑफ द अर्लीस्ट सिस्टम्स इन द वर्ल्ड, ये पूरे वर्ल्ड के ऐसे सिस्टम थे जहाँ डेमोक्रेटिक सिस्टम था। That's all for this part of the video. जो remaining part है we will study in the second part. Till then, bye bye. Thank you.